कि उस समय जो पत्रकार हुआ करते थे उन्हें कोई अपनी बेटी देना नहीं चाहता था, ऐसी भी कहानियां सुनने को मिलती थी। बिल्कुल, पत्रकार, वकील और पुलिस, ये तीनों, जबकि ये सेवा के तीनों आयाम हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग कहते थे कि इनके पास इनकम का जरिया नहीं होता, तो इनके यहाँ ना बेटियां देना चाहते थे और ना इनसे कोई शादी करना चाहता था। तो सरकार कई मुकाम पर फैल रही है। जो जनता को चाहिए वो विकास आज तक झारखंड में नहीं हुआ। युवा नहीं कर सकते, 26 साल का युवा होने के बावजूद आप देखिए यहाँ विकास क्या हुआ। लैंड जिहाद यहाँ चल रहा है, यहाँ धर्मांतरण का मामला आ रहा है, यहाँ घुसपैठिए का मामला आ रहा है, कोयला चोरी का मामला आ रहा है। ये नहीं कह सकते कि सिर्फ आदिवासियों ने इसकी लड़ाई लड़ी, यहाँ सदानों ने लड़ी, मूलवासियों ने लड़ाई लड़ी। अब मैया योजना चलाने के लिए वृद्धा पेंशन रोक दे रहे हैं, कभी विधवा पेंशन को रोक दे रहे हैं। तो ये मतलब ये हुआ कि इसकी टोपी हम उसको पहना रहे हैं, उसकी टोपी हम उसको पहना रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत सिंह और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद है जो झारखंड हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता है, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं, हेमंत गुप्ता जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अगर झारखंड की राजनीति की बात करें, पहले पत्रकार रहे, उसके बाद हाई कोर्ट, अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा जरा बताएं। देखिए, मैं 1984 से पत्रकारिता शुरू की थी और तब मेरे पत्रकारिता करने का मुख्य कारण था कि हमारी मुलाकात एक बार अटल बिहारी वाजपेयी से हुई थी। तो जब मैं उन संदर्भ में उनसे मुलाकात हुआ तो उन्होंने कहा कि आप पत्रकारिता के क्षेत्र से जनसेवा के भागीदार हो सकते हो और लोगों की, जनता की आवाज़ को उठाइए, मुखरता के साथ उठाइए। ये भी एक राजनीति का पार्ट होता है, लेकिन आप इसको जनसेवा के रूप में अगर आप करेंगे तो आपको खुद की संतुष्टि मिलेगी। तो मुझे ये लगा कि मेरा ये कार्य अगर मेरी लेखनी से और मेरे इस जर्नी से अगर लोगों को फ़ायदा होता है तो मैंने पत्रकारिता शुरू की और 1984 से मैंने आज अखबार से अपनी पत्रकारिता शुरू कर दी थी। और तब मैं बनारस में लौराबीर के पास वहाँ होता था सिगरा पे, और वहाँ से जा कर के मैं पत्रकारिता का काम शुरू किया था। और पत्रकारिता के बाद हाईकोर्ट आना, वकालत पत्रकारिता में ऐसा हुआ कि मैं बड़ी काफ़ी प्रखरता के साथ फोटोग्राफी की दुनिया से अपनी कार्यशैली को आगे बढ़ाया। पहले प्रेस फोटोग्राफर हुआ, उसके बाद मैं न्यूज़ डेस्क पे आने लगा, उसके बाद मैंने लिखना भी शुरू किया, प्रारंभ किया। पर मुझे उन दिनों दो चीज़ देखने को मिली पत्रकारिता जगत में कि आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन हम लोगों को रेमुनरेशन बहुत बहुत कम मिलता था, तो उससे घर का खर्चा निकल पाना भी बहुत मुश्किल होता। तो हम लोगों को लगा कि भाई इतने त्याग और समर्पण के साथ हम लोग किसी अखबार को चलाते हैं और ना तो सरकार से कुछ मुआवजा मिलता है और ना ही हम लोग के लिए सरकार कुछ देती है। तो हम लोगों ने काफ़ी फाइट किया उसके लिए कि भाई प्रेस क्लब को या प्रेस की दुनिया में काम करने वाले पत्रकारिता जगत के लोगों का भी इंश्योरेंस होना चाहिए, उनको भी कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। करते 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 आज की दुनिया में जो जिस सरकार मजबूर हुई है, क्योंकि देखिए ये एक चौथे पिलर के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसके बावजूद जनता की आवाज को अनदेखी करना सरकार की एक नियति बन गई थी। और तब कई ऐसे पत्रकार हुए थे जिन्होंने, कुछ लोग तो बेघर हो गए, कुछ लोग दुनिया छोड़ चले गए, कुछ लोग बड़े विमुख हुए, लेकिन कुछ जो अच्छे पत्रकार रहे जिनकी आय भी अच्छी थी, काफ़ी कुछ किया, बहुत कुछ नाम कमाया, बहुत कुछ लिखा, सरकार को बहुत कुछ दिया उन्होंने। सरकार का मेन आईना पत्रकारिता ही होती है और ये ऐसा पिलर है जो कहते हैं ना कि आप सच जहाँ भी छुपाना चाहें छुपा लीजिए, लेकिन आईने के सामने आप जब खड़ा होते हैं तो खुद से झूठ नहीं बोल पाते। अखबार उसी का नाम था। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि पत्रकारिता में उस दौर में उतना ज्यादा कुछ मिलता नहीं था। एक कहावत है, अभी भी हम सुनते हैं बूढ़े बुजुर्गों से, कि उस समय जो पत्रकार हुआ करते थे उन्हें कोई अपनी बेटी देना नहीं चाहता था, ऐसी भी कहानियां सुनने को मिलती थी। बिल्कुल, पत्रकार, वकील और पुलिस, ये तीनों, जबकि सेवा के तीनों आयाम हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग कहते थे कि इनके पास इनकम का जरिया नहीं होता, तो इनके यहाँ ना बेटियां देना चाहते थे और ना इनसे कोई शादी करना चाहता था। तो ये बहुत दिनों तक ये चला, लेकिन आज जो प्रोफेशन है पत्रकारिता का, वो एक अलग स्टाइल है, अलग मुकाम पाया हुआ है और अब इस दुनिया में लोग आना चाहते हैं। अब देखिए, वकालत में भी जो है IAS IPS की तरह एग्जामिनेशन देना पड़ता है और लोगों को एक क्लैरिटी मिल रही है, एक अच्छा मुकाम मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। उसी तरह मास कम्युनिकेशन भी एक बहुत वाइटल एरिया ले चुका है और अब तो हमको ये लगता है कि विश्व जगत में पत्रकारिता के क्षेत्र में जिस तरीके से भीड़ बढ़ी है, वो एक नए मुकाम को हासिल कर रहा है। बिल्कुल बदलाव है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि उस दौर की पत्रकारिता और अब थोड़ा सा ग्लैमर का तड़का लग चुका है पत्रकारिता की अगर बात की जाए, और खास कर अगर हम सोशल मीडिया की बात करें? बिल्कुल, जिस जमाने में हम लोग काम करते थे उस जमाने में समर्पण भाव होता था और एक ही नज़रिया होता था कि हम जनता की आवाज़ बने, हम गलत नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार से दूर रखेंगे, भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश करेंगे।
समाज में आई बुराइयों को, कुरीतियों को दूर करेंगे और हम मुखर होकर के अपनी आवाज़ को उठाते थे। तब उस जमाने में अखबारें छपती थी तो कोई पान की गुमटी में एक अखबार आता था तो पूरे मोहल्ले के लोग वहाँ जा करके पढ़ा करते थे। लोग अपनी तस्वीरों को देखने के लिए तरसते थे कि मेरी तस्वीर कैसी आई, ले पत्रकार ने मेरे बारे में क्या लिखा। तो एक अलग सा माहौल होता था और लोगों के अंदर एक उत्सुकता होती थी। पर आज के दिन में वो प्रिंट पत्रकारिता वो उस मुकाम को अब धीरे धीरे छोड़ रही है। लेकिन इसके बावजूद लोगों का पत्रकारिता जगत पर जो विश्वास है कि भाई समाज की कुरीतियों को और जनता के साथ हो रहे भेदभाव को अगर कोई उठा सकता है तो पत्रकारिता जगत, मीडिया जगत ही उठा सकता है। बिल्कुल, लेकिन अभी बहुत फास्ट हो गया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, तमाम चीजें हैं, लेकिन जो खबरों की विश्वसनीयता है उसको लेकर के भी बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि आज हाथ में मोबाइल है, सब मोबाइल लेते हैं, कहीं भी कुछ होता है तो खबर बना के डाल लेते हैं। लेकिन खबर सच्ची है या झूठी है, इस पर भी बहुत ज्यादा डिबेट चलता है कि क्योंकि आज हर कोई पत्रकार बनता चला जा रहा है। ये एक बुराई कह सकते हैं हम। देखिए, पत्रकारिता अब तो पीठ पत्रकारिता भी शुरू हो गई। कुछ लोग पत्रकारिता को अपनी कमाई का जरिया बना लिए हैं और कुछ लोग इसको पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं, पॉलिटिकल एम बना करके इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन जो पीठ पत्रकारिता से हटकर जो पत्रकारिता एक्चुअल जिसको कहते हैं, आज भी डिवोशन है, आज भी लोगों में है कि भाई हम समाज की कुरीति को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं। आज भी जो पत्रकार होते हैं वो अभी भी पढ़ते हैं, लिखते हैं और रिसर्च करते हैं। अब जो आप पीठ पत्रकारिता जो ग्लैमर का तड़का बता रहे हैं, वहाँ ना ज्ञान है, ना अनुभव है और ना ही वो रिसर्चर हैं। आप जो पुराने पत्रकारों को जब बैठाएंगे तो उनसे जब पुरानी बातें सुनेंगे तो आपको लगता होगा कि कितने ये पढ़ते थे, कितना ज्ञान हासिल करते थे, तब जाके इनकी शैली जिसको कहते हैं ना, आप पुराने ज़माने में जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि क्या आर्किटेक्चरल जो जजमेंट होता था उसका क्या लय होता था, क्या लिटरेचर होता था। लेकिन अब वो लिटरेचर नहीं है, तो वही पत्रकारिता में भी आ गई। वो तड़के लग रहे हैं, वो भाषा, वो शैली वो नहीं है जो एक्चुअल में होना चाहिए। तो ये बात तो मानना कि पत्रकारिता का स्तर जितना ऊपर बढ़ा है उतना पत्रकारिता की शैली भी चेंज हुई है। बिल्कुल, पत्रकारिता से हटकर अब झारखंड पर आते हैं। झारखंड के रहने वाले हैं। झारखंड की अगर राजनीति की बात की जाए, काफी ज्यादा आप एक्टिव रहते हैं। झारखंड की अगर राजनीति की बात करें, झारखंड के विकास की अगर बात करें, बने हुए ऐसे तो तकरीबन 26 साल हो गए झारखंड निर्माण को बिहार से अलग होकर, लेकिन क्या झारखंड अब युवा अवस्था में है, लेकिन क्या अब भी झारखंड को जो मिलना चाहिए था, जो ख्याति मिलनी चाहिए थी, वो अभी तक झारखंड को नहीं मिल पाई है, इतनी खनिज संपदा होने के बाद? देखिए, बहुत दुख की बात है, जब 1984 में हम लोग पत्रकारिता शुरू किए थे तब झारखंड आंदोलन की सुगबुगाहट अच्छा ले चुकी थी। और उस जमाने में हम लोग प्रेस पत्रकारिता या फोटोग्राफी करते थे तो निर्मल महतो हुए, शैलेंद्र महतो हुए, सूरज मंडल हुए, शिबू सोरेन हुए, यहाँ तक कि रामदयाल मुंडा भी जो हमारे वाइस चांसलर रहे, वो लोग भी हम लोग के साथ काम कर चुके। और जब उन लोगों के साथ काम करते थे तो एक दिशा तय होती थी कि भाई जो महाजनी प्रथा है, जो आदिवासियों के साथ जिस तरीके से भेदभाव किया जा रहा है, इसको दूर करने के लिए एक आंदोलन चला था और उस आंदोलन के हम लोग साक्षी रहे। लेकिन तब एक उस जमाने में जो आंदोलन हो रहा था और जिस दिशा में मुखर होकर के काम किया जा रहा था, वो आज वो आंदोलनकारी ना तो हैं और ना ही वो आज जेएमएम पार्टी के में वैसे नेता रह गए हैं जो एक दिशा दे सके। लिहाजा कहा जा सकता है कि जिन लक्ष्यों को लेकर के हम चले थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा बना करके जिस तरीके से आंदोलन को चलाया गया, वो लक्ष्य अभी भी प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ के आदिवासी अभी भी जहाँ थे वहीं पर हैं, जबकि संविधान में 5th शेड्यूल का प्रावधान रखा गया, स्पेशल प्रोविजंस दिया गया, लेकिन आज भी आदिवासी वहाँ सफ़र कर रहे हैं। और सफ़र करने का कारण क्या है कि आदिवासी के दुश्मन आदिवासी हैं। अब हम जैसे लोगों ने जो आंदोलन में लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन हम लोगों ने नाम नहीं दिया तो हमें आंदोलनकारी नहीं बनाया गया आज तक, तो ये सरकार की विफलता है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर रही है। तो सरकार कई मुकाम पर फैल रही है। जो जनता को चाहिए वो विकास आज तक झारखंड में नहीं हुआ। युवा नहीं कर सकते, 26 साल का युवा होने के बावजूद आप देखिए यहाँ विकास क्या हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास ये हमेशा आरोप लगता रहा कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन यहाँ ठीक नहीं है, इसी वजह से इंडस्ट्री यहाँ नहीं लग पा रही है। क्योंकि बड़े बड़े इंडस्ट्री को क्या चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए। तो भाजपा की सरकारें भी आई तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हुआ। लेकिन आज के दिन में जब तक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, इस राज्य का विकास नहीं हो सकता। और इन्वेस्टमेंट लाने के लिए लॉ एंड ऑर्डर
रूल ऑफ लॉ का पालन होना बहुत जरूरी है। जबकि हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय कई मामले में झारखंड सरकार को फटकार भी लगा चुकी है। लैंड जिहाद यहाँ चल रहा है, यहाँ धर्मांतरण का मामला आ रहा है, यहाँ घुसपैठिए का मामला आ रहा है, कोयला चोरी का मामला आ रहा है, खनन का उत्सर्जन जिस तरीके से चोरी हो रहा है, तो इस पर कई ऐसे भ्रष्टाचार जो माइनिंग को लेकर के है, इसको सरकार जब तक लगाम नहीं लगाएगी, जनता का विश्वास कायम नहीं हो पाएगा। फिर भी हेमंत सोरेन सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और जिस तरीके से उन्होंने अपनी सरकार को संभाला है वो काबिल तारीफ है। बिल्कुल, लेकिन जल जंगल जमीन की बात की जाती है कि कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड, इसकी बात की जाती है। लेकिन अभी आंदोलनकारियों के बारे में आप कह रहे थे, कुछ आंदोलनकारी ऐसे हैं जो अभी अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, पेंशन की बात हो चाहे तमाम मुद्दों को लेकर के। उनका कहना है कि हमने झारखंड की लड़ाई लड़ी लेकिन हमें हमारा हक नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि सरकार चुनिंदा लोगों को ले रही है, चेहरे देख करके लोगों को डाल रही है। जो लोग आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया, जिनका कंट्रीब्यूशन लिया, ये नहीं कह सकते कि सिर्फ आदिवासियों ने इसकी लड़ाई लड़ी। यहाँ सदानों ने लड़ी, मूलवासियों ने लड़ाई लड़ी और सभी के सामूहिक सामर्थ्य और जो सामूहिक हेल्प से या सामूहिक लड़ाइयाँ से ये आज़ादी मिली है। और ये आज़ादी कहने में, जिस राज्य को दिलाने में लालू प्रसाद कहते थे कि मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, उसको अटल बिहारी वाजपेयी के सौजन्य से ये प्राप्त हुआ है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये देन है या झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लड़के लिया या आंसू ने लड़के, नहीं, इसमें बीजेपी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। तो ये नहीं कह सकते कि यहाँ आदिवासी ही इस झारखंड को दिलाने में या झारखंड को नया राज्य बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया, ये गलत होगा। सभी लोगों का सामूहिक है, तो सभी लोगों को सामूहिक रूप से जो यहाँ के आंदोलनकारी हैं उनको इस लिस्ट में डालना चाहिए और उनको इस राज्य का फायदा मिलना चाहिए। बिल्कुल, 26 साल की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी हो चाहे जेएमएम की हम बात कर रहे हैं, झारखंड में सबसे ज्यादा अगर सरकार रही तो बीजेपी की सरकार रही। ऐसे में दोनों का दायित्व बनता है, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, झारखंड का जितना विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया। जिस तरीके से खनिज संपदाओं से भरा हुआ है झारखंड, ऐसे नहीं लगता कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज को आना चाहिए, लेकिन आखिर क्या कारण हो रही है कि इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं आ रही? हालांकि अभी हाल फिलहाल में सीएम विदेश भी गए हुए थे, काफी सारे इन्वेस्टर से भी मिले वो, लेकिन आखिर कमी कहाँ है झारखंड में? सब कुछ होने के बाद भी यहाँ पर नहीं आ रहे इन्वेस्टर्स। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि झारखंड के विकास का मामला है। देखिए, जब यहाँ झारखंड की सरकार बनी तो रघुवर दास जी के टेन्योर में हमने जो देखा कि रघुवर दास जी बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व थे। उसके पहले बाबूलाल मरांडी जी हैं, उन्होंने नगर के विकास के मामले में बहुत काम किया। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर, चूंकि उनका बहुत बड़ा टेन्योर बाबूलाल मरांडी जी का नहीं रहा, लेकिन रघुवर जी के टेन्योर में हमने देखा कि पहला बात तो कि जिस तरीके से उग्रवाद बढ़ा था, वो उग्रवाद को उन्होंने कंट्रोल किया। रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बहुत जबरदस्त ढंग से तैयार किया। उसके बाद उन्होंने यहाँ की जो ओबीसी समाज था उसको इकट्ठित करने का और उसको प्रोत्साहित करने का काम किया। आदिवासियों के लिए बहुत सारे उन्होंने स्कीम लाए और आदिवासियों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स भी किए। लेकिन इसके बावजूद चूंकि कई राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध करती रही और ना ही वो कभी काम करने देते थे और ना ही उस मामले में कभी इनको सहयोग मिला। लेकिन जो भी कहा जाए, ओवरऑल भाजपा की सरकार में, रघुवर दास की सरकार में झारखंड का बहुत ही आयाम विकास हुआ और मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद कोई और सरकार इस चीज़ को, उस विकास को कंटिन्यू रख पाए। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार मैया योजना एक ला करके यहाँ के लोगों को मोटिवेट करने का काम जरूर किया और उसी की वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी रघुवर जी के जाने के बाद लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति गिरी है वो बहुत दयनीय है। और ये सरकार जब तक लॉ एंड ऑर्डर को या इस राज्य में जब तक कानून का राज को स्थापित नहीं करती, लोगों के मन से भय नहीं कर समाप्त करती, तब तक यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। और जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, राज्य का औद्योगिक विकास नहीं होगा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नहीं खड़ा होगा, तब तक कैसे आपके यहाँ से रोजगार सृजन होगा, कैसे आपके लोगों को उसके उज्जवल भविष्य की कामना आप कर सकते हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि 26 साल का युवा होने के बावजूद ये राज्य अभी भी भटक रहा है। बिल्कुल, आपने मैया सम्मान का भी जिक्र किया। हमने बिहार में देखा चुनाव से पहले कैसे महिलाओं यानी आधी आबादी को 10,000 रुपए दिए गए। हमने बंगाल चुनाव में देखा, उससे पहले झारखंड में देखा कि वो लड़ाई चल रही थी कि भाई हम 2100 रुपए देंगे, हम 2500 रुपए देंगे। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा। मैया सम्मान ठीक है, आप महिलाओं को सशक्त करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, तमाम चीजें, इसकी भी खबरें आते रहती है झारखंड से कि भाई इनका पेंशन रुका हुआ है। बोझ नहीं पड़ रहा है सरकार पे? इस तरीके से जो रेवड़ी बांटी जा रही है, चाहे बंगाल हो, बिहार हो या फिर झारखंड हो, अतिरिक्त बोझ पड़ता है। देखिए, हेमंत सोरेन अच्छे व्यक्ति हैं और मुझे लगता है कि सरकार में
अगर इनके पास बहुत अच्छी मेजोरिटी होती तो ये बहुत कुछ कर सकते थे। बात यहाँ पर यह है कि जो मैया योजना है, मैया योजना खराब योजना नहीं है, लोगों को प्रोत्साहित किया, महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में इन्होंने काम किया है। लेकिन तब सवाल ये उठता है जो आपने क्वेश्चन किया, अगर हम मैया योजना चला रहे हैं तो आपको पहले बनाना चाहिए, पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे का सही से रिसोर्स आपके पास है नहीं। अब हम मैया योजना चलाने के लिए वृद्धा पेंशन रोक दे रहे हैं, कभी विधवा पेंशन को रोक दे रहे हैं, तो ये मतलब ये हुआ कि इसकी टोपी हम उसको पहना रहे हैं, उसकी टोपी हम उसको पहना रहे हैं। ऐसा पहनाने से तो आपके राज्य का विकास रुका, और जिन लोगों ने, जो लाभार्थी थे, उनको ये लग रहा कि जब वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है हमको, तो वो लोग इससे वंचित रह जा रहे हैं। तो एक तरफ आप लोगों को खड़ा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपने वोट बैंक को लूज कर रहे हैं। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए, जहां शुरू किए थे वहीं पर आप हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मैया सम्मान आप दे रहे हैं, महिलाओं को सशक्त करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे आपकी विकास की गति रुक रही है। अगर बजट की बात की जाए तो मैया सम्मान का बजट ज्यादा है, चाहे अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए या फिर शिक्षा विभाग की बात की जाए, तो उससे कई गुना ज्यादा जो है बजट वहां पर है। तो इससे विकास की गति रुक रही है। बिल्कुल, आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, अभी आपने क्लेम डाला, झारखंड सरकार ने डाला कि 1,32,000 करोड़ का हमारा जो ड्यूज है, हमारे पास रॉयल्टी जो ड्यूज है, वो केंद्र सरकार नहीं दे रही है। अब कोयले की रॉयल्टी की बात आप कर रहे हैं, लेकिन आप कभी भी डिक्लेरेशन नहीं दे रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा आपको कि अगर आपका ड्यूज है तो उसको इस टर्म में दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने भी आपको कहा कि भाई आप छात्रवृत्ति की बात ले लीजिए। जब तक सरकार अगर अपना क्लैरिफिकेशन नहीं देती है कि वो अपने हिस्से के पैसे को सही ढंग से यूज किया या अपने हिस्से के पैसे को छात्रवृत्ति में दिया, तब तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार को पैसा कैसे डिस्बर्स करेगी? उसी तरीके से आप कोई भी चीज अगर आप योजना लाते हैं तो आपके पास फंड के रिसोर्स, वो फंड कहाँ आएगा, कहाँ से आएगा, कितना बचेगा, तो ये आप दिखा नहीं रहे हैं। और लोगों को ये भ्रम में डाले हुए हैं कि हम मैया योजना चला तो रहे हैं, लेकिन दूसरी योजनाओं को आप रोक करके चला रहे हैं। इससे क्या होता है कि जनता का विश्वास आपके विरुद्ध खड़ा हो जाता है और वहां पर आप मार खा जाते हैं। आज भी ये सरकार अलायंस के रूप में चल रही है। आप ये बताइए कि एक तरफ आप रिम्स 2 की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपके पास फंड नहीं है। आप ये कहते हैं कि रिम्स में हम इतने बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे, और आप पता चलता है कि आपके यहाँ करप्शन इस लेवल पर है कि लोगों का विश्वास ही नहीं कि यहाँ पर वो रिम्स 2 एम्स के जैसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आप किस तरीके से अपनी योजनाओं को धरातल पर उतारें? जनता के बीच में जब तक आप क्लियर नहीं रहेंगे, जनता का विश्वास कायम नहीं होगा। लेकिन अगर झारखंड की बात की जाए, जल जंगल जमीन, यहाँ पर आदिवासी वोट बैंक की अगर बात की जाए, क्योंकि कहा जाता है कि ये गांव से चलने वाली सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, लेकिन क्या ये बिल्कुल सच है कि आदिवासियों के लिए कहा जाता है कि इस राज्य का निर्माण हुआ था बिहार से अलग होकर? क्या आदिवासियों को उनका हक मिल पाया है इन 26 सालों की अगर हम बात करें तो? क्योंकि आज भी ऐसे कई जगह है जहां आदिवासी पिछड़े हुए, ना तो वहां तक सड़कें हैं, ना तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, खाट पर मरीजों को अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। क्या सच में आदिवासियों के साथ न्याय हो रहा है? क्योंकि एक आदिवासी मुखिया है झारखंड की। इस मामले में तो मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने आदिवासियों के लिए जितना कार्य किया वो कार्य राज्य सरकार नहीं कर पाई आज तक। राज्य सरकार का कौन सा कार्य है जो आदिवासियों के हित में हुआ? मुझे एक बात बताइए। संविधान के दायरे में जो प्रोविजंस आदिवासियों को मिलना चाहिए, वो केंद्र सरकार, जैसे एकलव्य विद्यालय मान लीजिए, तो केंद्र सरकार ने इसके लिए आवंटन किया। जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है वो इस पे काम कर रही है। राज्य सरकार का उसमें कंट्रीब्यूशन है कि अभी भी एकलव्य विद्यालय जहाँ बनाए जा रहे हैं तो वहाँ इनके जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले लोग हैं वो डिस्प्यूट खड़ा किए हुए हैं। कई ऐसी योजनाएं जो आज भी धरातल पर उतर नहीं पाई है। मसलन हम आपको बता दें कि सीलागाई ग्राम है चानू में, वहाँ जिस भूमि पर ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा ने शिलान्यास किया, वहाँ जाकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस के विधायक जाते हैं और प्रशासन के मौजूदगी में, शासन के मौजूदगी में, बड़े पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों मौजूदगी में बना हुआ करोड़ों रुपया का दीवार को धराशायी कर देते हैं और उनकी अरेस्टिंग नहीं होती है। तो लोगों का तो ये विश्वास है कि जो केंद्र से पैसा आता है उसका सही से सदुपयोग नहीं हो रहा। केंद्र की जो स्कीमें है वो राज्य सरकार में लागू नहीं हो रही। जैसे ममता बनर्जी अपने केंद्र की रूल को या स्कीम को लागू नहीं करती थी। तो इस दुर्भावना से अगर राज्य सरकार काम करेगी तो समुचित विकास, समुचित फायदा लाभार्थियों को नहीं मिलेगा। अगर कहा जाए कि 5th शेड्यूल, इस एरिया को हम कहते हैं, जिस मायने में इस राज्य का विकास होना चाहिए और जिस जंगल जमीन के लिए झारखंड का निर्माण हुआ था
वो यहाँ के आदिवासियों को आज भी वो फायदा नहीं हुआ। आज भी आप जो कह रहे हैं जंगलों में, दूर दराज क्षेत्रों में अभी भी उनके पास कपड़े नहीं है, मेडिकल की सुविधाएं नहीं है, शिक्षा का पूरा विकास नहीं हुआ, लाइट अभी तक प्रॉपर नहीं पहुंचा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि झारखंड जल जंगल जमीन के लिए जो लड़ी गई थी वो आदिवासियों को आज भी मिला है या पूरा हुआ है? बिल्कुल, अगर झारखंड की राजनीति की अगर हम बात करें, हाल फिलहाल में जिस तरीके से चुनाव हुए, 1 साल बीत गए, हेमंत सोरेन का जेल जाना, कल्पना सोरेन का सामने आना और उसके बाद जिस 56 इंच की बात हेमंत सोरेन कर रहे थे, हालांकि अभी कुछ दिनों पहले बयान सामने आया था कि 56 नहीं, अब राज्यसभा चुनाव के बाद 50 ही हम रह गए हैं। लेकिन अगर बीजेपी की हार की बात की जाए झारखंड में, तो कई ऐसे बड़े चेहरे उतारे गए थे। पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, चंपई सोरेन जो जेएमएम से आए। लेकिन क्या बीजेपी के पास वो आदिवासी चेहरा नहीं है? क्योंकि आदिवासी वोट बैंक बहुत है, लेकिन इतना बड़ा बड़ा चेहरा होने के बाद भी हार का सामना करना पड़ा। क्या बीजेपी के पास कोई आदिवासी चेहरा नहीं रह गया है जिसको देख करके लोग उस तरफ वोट देने के लिए जाए या फिर लोगों को अपनी तरफ लेकर के आ सके? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा बेसिकली देखा जाए तो लोगों के ज़हन में शुरू से रही कि वो आदिवासियों के लिए और यहाँ के जनजातियों के लिए लड़ाई लड़ी है। एक परसेप्शन बना हुआ दिमाग में। भाजपा सेंट्रल से या संवैधानिक रूप से आदिवासियों के लिए बहुत काम कर रही है, लेकिन जो विश्वास यहाँ के झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने आदिवासी क्षेत्र पर जो कायम किया है वो बीजेपी के लोगों ने अभी तक हासिल नहीं की। अगर हासिल की होती, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है लेकिन सच सच होता है, हमारा ये मानना है कि अगर यहाँ बीजेपी उस चीज़ को हासिल की होती तो आज उनका इस क्षेत्र पर दबदबा होता। दबदबा नहीं होने का मतलब है कि बीजेपी को और भी बहुत काम करने अभी हैं। बिल्कुल, हम इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि मधु कोड़ा की बात कर ले, अर्जुन मुंडा की बात कर ले, बाबूलाल मरांडी की बात कर ले, फिर जो कुछ दिन के लिए सीएम रहते चंपई सोरेन वो भी बीजेपी आए। मतलब इतने सारे सीएम मिलने के बाद भी, आदिवासी नेता होने के बाद भी अगर आदिवासियों को अपने तरफ खींच कर नहीं लाए, यानी कि जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की हम बात करें, नेतृत्व की बात कर रहे, वो बीजेपी में कम है। अभी भी कोई चेहरा वैसा मिला नहीं है। क्योंकि अगर जेएमएम की बात की जाए तो हेमंत सोरेन के बाद दूसरा चेहरा तैयार है, कल्पना सोरेन, लेकिन बीजेपी के पास अभी कोई चेहरा नहीं है। इस पर काम करने की जरूरत है। बीजेपी के पास वो चेहरा नहीं है। जैसे अब मधु कोड़ा जी, तो मधु कोड़ा जी डिस्प्यूटेड रह चुके हैं, इसलिए उस चेहरे को बहुत स्वीकार्य नहीं है। अर्जुन मुंडा जी अगर कहा जाए तो अर्जुन मुंडा जी, चूंकि देखिए जब आदमी सत्ता पे होता है और तब अपने समुदाय के बीच के लोगों के बीच आप वो पैक्ट नहीं बना पाते हैं, तो होता क्या है कि जब आपके समुदाय के लोग आपको साथ नहीं देते हैं तो एक विमुखता जिसको कहते हैं वो अग्रसर होती चली जाती है। उसके आगे आप आइए चंपई सोरेन की बात। चंपई सोरेन बहुत जुझारू नेता थे, टाइगर के रूप में जाने जाते थे, लेकिन चूंकि वो प्लेटफॉर्म चेंज किए जहाँ से वो जाने जाते थे, तो वहाँ आदिवासी समुदाय जो उनके पक्ष में थी, भाजपा में आने के बाद वो जो उनके पीछे जो समुदाय था वो आज भी नहीं, पूरी तरह से नहीं आ पाया। डिस्प्यूट हो गया, यहाँ डिस्प्यूट हुआ, जिसके वजह से उनको वो सफलता नहीं मिली। लेकिन तब क्या है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का सफल होने का मुख्य कारण उन्होंने जमीन से ये लड़ाइयाँ लड़ी, और भाजपा में जो नेता हैं आज भी वो अभी भी जमीनी स्तर पर वो काम नहीं कर पाए जो करना चाहिए। पार्टी बहुत काम कर रही है, मानते हैं, भाजपा ने बहुत काम किया आदिवासियों के लिए और कर भी रही है, लेकिन वो जमीनी नेता जो पकड़ होनी चाहिए वो आज भी नहीं बना पाए। बिल्कुल। कुछ नए चेहरे, राजनीतिक दल जो है झारखंड में, उनकी भी एंट्री हुई। अगर जेएलकेएम की बात की जाए, जयराम महतो की अगर हम बात करें, हालांकि लोग अब भी कहते हैं कि वो सोशल मीडिया वाले नेता है, सोशल मीडिया में बने रहते हैं, चेहरा चमकाते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर बीजेपी के चुनाव में अगर हार की सबसे बड़ी वजह रही तो वो जेएलकेएम थी? क्योंकि कई ऐसे 13 से 14 सीटें ऐसे देखने को मिली थी जहां पर जेएलकेएम ने वोट काटा और यही कारण रहा कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्हें एक तरीके से वोट कटवा, या कहें कि सोशल मीडिया वाली पार्टी कही जा रही है। लेकिन आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में जेएलकेएम और उभर कर सामने आ सकती है और बीजेपी का हार का सबसे बड़ा कारण रही थी? देखिए, जेएलकेएम के सामने उभरने का कारण था कि जो असंतुष्ट नेता देखिए, सामाजिक नेता, जब किसी समाज का मुखिया अगर आप उसको इग्नोर करेंगे, राजनीतिक पार्टियां, देश में जो भी राजनीतिक पार्टियां, आप जानते हैं इस देश में समुदाय बस बढ़ा हुआ है और वोट बैंक जातियों पर ही निर्भर करता है। लेकिन अगर आप अहंकारवश अगर किसी जाति के नेता को, शीर्ष नेतृत्व को आप इग्नोर करते हैं या उसको वो तवज्जो नहीं देते जिसको मिलना चाहिए, तो वोट बैंक तो आपका वो समाज का वो नेता होता है। अगर वो आपकी पार्टी से विमुख है तो जाहिर सी बात है, जिसको जहां उसको इज्जत मिलेगा, जहां उसको सम्मान मिलेगा, वहाँ वोट वहां उसको जाएगा। क्योंकि समाज जो होता है अपने नेताओं के लिए एक आईने के रूप में देखता है।
वो देखता है कि कौन पार्टी हमारे नेता को पूछ रहा। अगर आप उस समाज के नेता को वैल्यू नहीं देंगे तो समाज को क्या लगता है, जब हमारे नेता को वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो ये हमें क्या वैल्यू देंगे, और इसी वजह से वोट बैंक बट जाता है। भाजपा के साथ भी हार का कारण, मुख्य कारण यही है। यहाँ जो नेता हुए उनको इतना ज्यादा अहंकार हो गया कि उन्होंने अच्छे नेताओं को, समाज के अच्छे नेताओं को जो वोट बैंक थे, अब उनकी जानकारी वो किससे ले रहे हैं, जिसके पास कोई वोट बैंक नहीं है। उनको मशवरा कौन दे रहा है, जो कहीं से भी वो 4 वोट ला नहीं सकता, जिसके पीछे 40 लोग हैं नहीं, और उनसे अगर वो आप मशवरा लेंगे तो वो कभी बता पाएंगे। बात कर रहे हैं आप? किसी भी बात, मैं किसी पर्टिकुलर की नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन ये हालत हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो जयराम महतो आज आगे नहीं निकलते। अगर ऐसा रहा तो मैं सिर्फ कुर्मी वोट नहीं कर रहा हूं, कई और वोट भी है, कई और वोट बैंक भी है जो अलग होते चले जाएंगे, क्योंकि आप जानबूझकर इग्नोर करते हैं। एक पर्टिकुलर खास के लोग आके बैठ गए। यहां आपको देखने को मिलेगा कि कुछ लोग हारे हुए हैं, आप उनको बार बार टिकट दे रहे हैं। तो जो नेता लोकसभा चुनाव हार जा रहा है, विधानसभा चुनाव हो जा रहा है, उसको बार बार आप सीट दे रहे हैं, बार बार बैठा रहे हैं, तो जनता का कॉन्फिडेंस तो आप लूज कर रहे हैं। जनता कह रही कि हारे हुए लोग, जो खुद हार गया है वो दूसरों को पाठ पढ़ा रहे कि भाई वोट ऐसे जीतना चाहिए, चुनाव ऐसे जीतना। ये कैसे हो सकता है? अगर नए लोग नहीं आएंगे, नए जोश नहीं आएंगे, या पुराने लोग जो समाज के संरक्षक हैं, मुखिया हैं, शीर्ष नेतृत्व, उनको आप वैल्यू नहीं देंगे तो आप समाज के वोट को इंटैक्ट नहीं रख पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन अगर झारखंड की बात की जाए, डेमोग्राफिक चेंज को लेकर के काफी सारी बात होती है। चुनाव में, पिछले चुनाव जो हुआ वहां पर बीजेपी ने इस मुद्दे को भरपूर तरीके से उठाया था कि झारखंड में डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। अगर पाकुड़ की तरफ बात कर ले, संथाल की तरफ बात करें तो बांग्लादेशी घुसपैठ की बात की जाती है, जमाई टोला की बात की जाती है। उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्या सच में घुसपैठ है और जो जमाई टोला आखिर क्या है? देखिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और बीजेपी का जो संगठन है वो बहुत मजबूत है, दुनिया का सबसे मजबूत संगठन है। और संगठन में जो मंत्री होते हैं वो संघ से आते हैं, उनको कोई लाभ और लोभ का सवाल ही नहीं उठता है। तो ये लोग बड़े सुलझे हुए व्यक्तित्व होते हैं और ये चाहते हैं कि संगठन का दायरा बढ़े और अच्छे लोग आए। लेकिन जो स्थानीय नेता होते हैं तो कहीं ना कहीं वो बाइस्ड होते हैं, कहीं ना कहीं वो कंजर्वेटिव माइंड के होते हैं, कहीं ना कहीं ईगो उनके साथ क्लैश करता है। तो उसके वजह से बीजेपी को ये हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी और केंद्रीय जो नेतृत्व मैंने देखा बीजेपी का, बहुत मेहनत करता है और लगातार संगठनात्मक काम में आगे बढ़ रही। लेकिन जिन नेताओं को लेकर के आप चल रहे हैं, अगर आप पूछा जाए सही ढंग से, जिनकी राय पर आप टीम बना रहे हैं या आप पूरा ढांचा बना रहे हैं, वो राय कहीं ना कहीं गलत है। वहां कहीं ना कहीं आप कंजूस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप पार्शलिटी कर रहे हैं, किसी न किसी के साथ आप छल कपट कर रहे हैं, तो वहां पर ये नतीजा मिलेगा। आपका दूसरा सवाल था जमाई टोला का। तो जो बांग्लादेशी है, देखिए उत्तर झारखंड में आप देखेंगे संथाल क्षेत्र में, तो वहां पर ये आदिवासी क्षेत्रों में जो बांग्लादेश से मुसलमान आए हैं, जो रोहिंग्या है, उनकी एक ही नीति रही है कि यहाँ के आदिवासी से शादी करो और उनकी जमीन को हड़पो। तो यहाँ लैंड जिहाद भी चल रहा है, धर्मांतरण का मामला भी चल रहा है, और घुसपैठी इस तरीके से शादी कर करके अपने घुसपैठ को जायज बनाने के लिए यहाँ पर आधार कार्ड बना ले रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बना रहे हैं, तो यहाँ मकान खरीद ले रहे हैं। इस तरीके से इस राज का दोहन तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। ये सवाल बार बार उठता है कि बांग्लादेशी घुसपैठ, रोहिंग्या, धर्मांतरण, लेकिन आपको नहीं लगता कि धर्मांतरण सिर्फ मुस्लिम, जिसकी हम बात कर रहे हैं, रोहिंग्या मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर आदिवासी कन्वर्टेड है तो वो ईसाई में है। इस पर कोई बात नहीं करता। सब जमाई टोला की बात करता है, धर्मांतरण की बात करता है, लेकिन इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करता कि जितने भी आदिवासी है, अभी अगर हम कन्वर्टेड की बात करें 100% में, तो 100% में तकरीबन 70% ऐसे होंगे जो ईसाई में कन्वर्ट हुए, लेकिन इस पर कोई सवाल नहीं उठाता। तो ये तो कांग्रेस की सबसे बड़ी चूक है ना, कांग्रेस के चलते ही ऐसी हुई। लेकिन आज देखिए नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया में एक ऐसा स्टेप उठाया है जिससे पूरा यूरोपियन कंट्री उनसे नाराज है। फॉरेन जो फंडिंग होती थी, जो क्रिश्चियनिटी के नाम पर जो इन्वेस्टमेंट आता था, और उस इन्वेस्टमेंट के नाम पर ही धर्मांतरण का खेला यहाँ चलता था। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने क्या किया, वही एफआरसीए पे उन्होंने बैंड लगाया कि अब जो भी फंडिंग आएगा उसका पूरा आपको हिसाब देना पड़ेगा। तो जब आप हिसाब देंगे तो जिस कार्य के लिए वो आया वो कार्य में लगना चाहिए। अगर आप विकास के कार्य पे आया है, विकास के नाम पर आया, तो विकास के कार्य पर लगाए। लेकिन यहाँ क्या होता था, पैसे का लोभ दे करके आप आदिवासियों को
कन्वर्ट करते थे क्रिश्चियन में, और वही आदिवासी इस सरकार के साथ भी छल करते थे। एक तरफ आप ऐसे एसटी का बेनिफिट उठा रहे सरकार से, संविधान में रिजर्वेशन का फायदा होता है, और दूसरी तरफ आप क्रिश्चियन बनकर जनरल कास्ट बन जा रहे हैं, तो जनरल को रिजर्वेशन मिल नहीं सकता और रिजर्वेशन लेने वाले जनरल हो नहीं सकते, तो दोनों बेनिफिट एक साथ चल रही थी। अभी इस पर सवाल उठ रहे हैं और इस पर बैन लगाने की कोशिश भी की जा रही है, तब जाकर ये धर्मांतरण रुकेगा। बिल्कुल। और अगर झारखंड की हम बात करें, खनिज संपदाओं को लेकर के हम बात करें, तमाम चीजों को लेकर के हम बात कर रहे थे, हम कोयला का जिक्र कर रहे थे कि झारखंड में भरपूर मात्रा में कोयला है, लेकिन इंडस्ट्रीज की हम बात कर रहे थे कि आखिर यहाँ पर क्यों नहीं आ रही। क्योंकि इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा सवाल ही नहीं उठता कि जो कोयला का रेट यहाँ मिल रहा है, वही कोयला अगर यहाँ से गुजरात जा रहा है तो वही रेट पर मिल रहा है। क्या ये सबसे बड़ा रीजन नहीं है कि इंडस्ट्री यहाँ नहीं आना चाहती? क्योंकि जब उनको वही रेट पर कोयला वहां पर मिल जा रहा है तो फिर यहाँ पर क्यों आएगी? तो इसको भी चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि झारखंड का विकास तभी होगा जब इंडस्ट्री यहाँ पर आएगी, विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। क्योंकि पलायन की समस्या झारखंड में भी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, लोग यहाँ से बाहर जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है। देखिए, ये तो नुकसान बिहार के समय से ही हो रहा। जब झारखंड नहीं था तब बिहार था, और यहाँ भी कोल माइंस थे, सीसीएल काम कर रही है, कई सारे कोल इंडस्ट्रीज यहाँ काम कर रही है। इसके बावजूद देखिए, आप एक बात बताइए, जब सबसे ज़्यादा कोल माइंस आपको झारखंड में है, तो फिर इसकी हेड ऑफिस कलकत्ता क्यों गई? कलकत्ता जाना ही नहीं चाहिए था वेस्ट बंगाल में, इस ऑफिस को यहाँ इस रीजन पे होना चाहिए। अगर ये ऑफिस यहाँ होती तो इसको सही मायने में जो रॉयल्टी था इंस्टेंट इसको मिलता, इसका बेनिफिट यहाँ की जनता को मिलता। आज ये कोल इंडस्ट्री कलकत्ता में है, वहाँ से डिसाइड होता है कि कौन कहाँ बिजनेस करेगा। तो आप बताइए, जहाँ आपका कोल माइन है वहाँ से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, और जब तक माइंस का सही ढंग से फैसला नहीं हो पाएगा तब तक यहाँ इंडस्ट्री का विकास होना या कोल का सही डिस्ट्रीब्यूशन होना, आप समझ सकते हैं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन इसके बावजूद सरकारें इस पर कोई काम नहीं कर रही, जबकि ये हेड ऑफिस यहाँ होना चाहिए था, कलकत्ता के बजाय यहाँ होना चाहिए। यहाँ क्यों नहीं हो सकता? ये सरकार के सवाल, एक क्वेश्चन उठता है। बिल्कुल। लेकिन अगर झारखंड की, ये तो बात होगी इंडस्ट्री की, लेकिन अगर झारखंड में बाकी अगर क्षेत्र की बात की जाए, स्वास्थ्य विभाग को लेकर के कई सवाल उठते हैं। आए दिन जो है वीडियो सामने आते रहते हैं। राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका भी बयान लगातार सामने आता है, लेकिन कई ऐसे वीडियोस जो है झारखंड के शहरी क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर अगर बात की जाए, पाकुड़ बात की जाए, तमाड़ की बात की जाए, धनबाद की बात कर ले, हम हजारीबाग की बात कर ले, कई ऐसे वीडियो सामने आते हैं जहां पर अभी भी मरीजों को खाट पर लेकर जाया जा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री जो झारखंड के, वो लगातार ये कहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था काफी बेहतर हो रहा है, यहाँ से लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है सबसे ज्यादा खराब झारखंड में है, अगर हर विभाग की अगर बात की जाए तो? कारण ईमानदार। अगर मंत्रालय ईमानदार हो जाए, सरकार ईमानदार हो जाए, तो ये दिन कभी देखने को नहीं मिलेगा। ना केंद्र सरकार कम पैसे देती है, ना सरकार के पास आमदनी का जरिया कम है, दोनों हैं। इसके बावजूद अगर ऐसी हालत है तो इसका मतलब है कि ईमानदारी से जो प्रोग्राम्स है, जो स्कीम्स है, वो आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, या उसको क्रियान्वयन करने में जानबूझकर देरी कर रहे हैं, या आप लटकाया जा रहा है, या टेंडर का जो सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं आप रुकावट आ रही है, या कहीं लेन देन करप्शन बीच में मामला आ जा रहा है। तो जो कट मनी जो बंगाल में थी, यहाँ पर उसको आप दूसरे रूप में अगर आप देखेंगे तो जो फायदा उनको मिलना चाहिए, जो टेंडर वालों के द्वारा, वो नहीं मिल रहा, तो बहुत सारे स्कीम्स रुके हुए रहते हैं। मुझे ये बताइए कि जब सरकार अलॉटमेंट देती है, वो पैसे पूरी तरह से सदुपयोग क्यों नहीं होते? अगर पैसे आपके पास हैं और आप उसको खर्च नहीं कर पा रहे हैं, इससे क्या मतलब निकलता? सिंपल सी बात मुझे बताइए। अगर मैंने आपको 100 रुपये दिए, कहा कि आप दिन भर में इसको खर्च कर लो, तो आप उस पैसे को, आपकी मान लीजिए खर्च है 50 रुपये, वो 50 रुपये फाजिल मिले, तो या तो आप उसको सेविंग करेंगे, या तो फिर आप अच्छा से और जो फैसिलिटीज हो सकते हो उसको अवेल करेंगे। तो आप मुझे बताइए, जो पैसे आपको मिलते हैं वो खर्च नहीं होते हैं, इसका मतलब है कि उसमें जो आपका इंटरेस्ट था वो आपको नहीं मिला, इसलिए पैसे खर्च नहीं हुए। अगर वो पैसे खर्च किए होते हैं तो जो फैसिलिटीज की बात आप करें कि जो गांव में अभी भी वो मिला नहीं, वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो जानबूझकर खर्च नहीं किया गया। बिल्कुल। लेकिन इन सब के बीच अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जरूरी होती है वो है शिक्षा, क्योंकि स्वास्थ्य तो बाद में आता है, लेकिन पहले शिक्षा।
क्या शिक्षा व्यवस्था उतनी बेहतर हो पाई है? क्योंकि 26 साल जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं, रघुवर सरकार में आरोप बार बार लगता है कि कई सारे सरकारी स्कूल जो है वो बंद हो गए। लेकिन उन सब चीजों को भी अगर छोड़ दिया जाए तो क्या झारखंड में शिक्षा व्यवस्था बहुत बेहतर है? सरकारी स्कूल, क्योंकि अगर प्राइवेट स्कूलों की बात की जाए तो वहां पर भी हर साल री एडमिशन के नाम पर बहुत सारे पैसे लिए जाते हैं, इसको लेकर के भी सवाल उठता है। लेकिन अगर सरकारी स्कूलों को भी अगर हम बात कर ले तो विद्यालय है तो वहां पर शिक्षक नहीं है, कहीं दीवार है तो ऊपर से छत टपक रहा है। हालांकि जो ड्रॉप आउट बच्चे हो उनको स्कूल बुलाने के लिए योजनाएं भी चल रही है, लेकिन अब भी झारखंड में अगर शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो उतना बेहतर हो नहीं पाया जितना बेहतर होना चाहिए था। इसके पीछे करप्शन, भ्रष्टाचार। आप देखिए, यही झारखंड में प्राइवेट स्कूल इंडिया के टॉप से जो स्टेट्स हैं उसमें गिनती आती है प्राइवेट स्कूल में, और वही सरकारी स्कूल में आप इंडिया में कहीं भी गिनती में नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि जिन सरकारी, मान लीजिए हमारी एक होटल है, मिठाई की दुकान है, और मेरे यहाँ कोई गेस्ट आता है और हम मिठाई बगल वाले की दुकान से लेके आते हैं, तो जो खाने वाला है उसको क्या फेंक जाएगा मेरी दुकान पर? कि जब अपनी ही दुकान से मिठाई नहीं खरीद हमको खिला पा रहा है, इसका मतलब इसकी मिठाई में कहीं ना कहीं घपला है, कहीं ना कोई बात है। यहाँ के जो मिनिस्टर हैं वो अपने बच्चों को, या जो यहाँ पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, बड़े बड़े अफसर IAS IPS हैं, अगर वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे नहीं तो लोगों का ट्रस्ट कैसे होगा? आप पैसे दे करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं और सरकारी स्कूल को आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो आप पहले तो वहीं पर आपका फेथ लूज कर गया। दूसरी बात है, सरकार के पास फंड की कमी नहीं है, केंद्र सरकार भी बहुत अच्छा फंड देती है। हमारा ये कहना है कि जब आप फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन ही नहीं करेंगे और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे तो किसी भी राज्य के एजुकेशन का विकास नहीं हो सकता। जबकि जिस राज्य में एजुकेशन का प्रॉपर विकास हुआ, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है एजुकेशन के मामले में, तो उस राज्य का विकास ऑटोमेटिक, ज्ञान होगा तो ऑटोमेटिकली लोग अपने जीवन शैली को बदलेंगे, अपने विकास के राह को देखेंगे, देश के विकास की बात करेंगे, राष्ट्रवाद की बात करेंगे। और विकास की गाथा या जो आर्थिक संपन्नता है वो कहाँ से आती है? ज्ञान होगा तभी तो आप उस मार्ग पर चल पाएंगे। बिल्कुल, आपने झारखंड को बहुत करीब से देखा है। अगर झारखंड के पिछड़ने के अगर 3 वजह पूछी जाए कि झारखंड आज भी क्यों पिछड़ा हुआ है, तो 3 कारण क्या हो सकते हैं? पहला कारण अनुभवी नेता का नहीं होना। दूसरा कारण करप्शन। अगर वो करप्शन आज भी लोग ईमानदार हो जाएं तो झारखंड को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और तीसरा, आदिवासी का दुश्मन आदिवासी ही है। ये 3 मुख्य कारण है। झारखंड बना ही था जल जंगल जमीन को सेव करने के लिए, लेकिन आज आदिवासियों का ना जंगल, ना जमीन और ना जल कोई सेफ नहीं है। उसका मुख्य कारण आदिवासियों के दुश्मन आदिवासी ही मंत्री हैं। ये बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आदिवासियों का दुश्मन आदिवासी ही है। मैं नहीं बोलूंगा, आप जंगलों में जाके पूछिए तो आदिवासी ही बोलेंगे कि हमारा दुश्मन हमारे आदिवासी है। जो केंद्र सरकार जब आदिवासियों के लिए संविधान के प्रोविजन के तहत आपको स्पेशल प्रोविजंस दी है तो उनको इम्प्लीमेंट कराने में क्या दिक्कत है आपको? अभी भी दूर दराज के लोगों को हॉस्पिटल नहीं मिल पा रहा है, वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो ये कमी किसको कही जाएगी? जनता चुनकर विश्वास पर, आप पर फेथ करके आपको कैबिनेट में भेजती है, आपको विधानसभा में भेजती है, और रिजल्ट में पता चला कि जो फायदा जनता को मिलना चाहिए वो मंत्री जी के घर में जा रहा, तो जनता का विश्वास तो डगमगाएगा ना। कोई भी पार्टी अगर हारती है तो या तो आप अपने लोगों को इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आप अहंकार में आ गए, या फिर आप करप्शन को रोक नहीं पा रहे हैं। चौथा कारण क्या हो सकता है? आपको किसी राज्य से लड़ाई नहीं है, दुश्मनी नहीं है, कोई आपको डरा नहीं रहा है, कोई आपको काम नहीं करने दे रहा है, तो जो भी पैंतरेबाजी अगर आप अपनाते हैं तो वो यही माना जाएगा कि आप अपने बेनिफिट के लिए सारे पैंतरे अपना रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। शासन के पास अपना बल है, सैनिक बल है, पुलिस बल है, फिर भी इस राज्य में करप्शन है, क्राइम बढ़ रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो महिलाओं का दोष है, लोगों का दोष है, या सरकार की कमी है? तो रूल ऑफ लॉ आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं। क्यों? आप करवाना नहीं चाहते। तो जिस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा, वहां आप कैसे इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं? और जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो विकास की गाथा कैसे बढ़ेगी? आप कुछ भी कह लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, आप एक भी करप्शन का चार्जेस उनके ऊपर नहीं है। हर दिन 40 किलोमीटर से ऊपर रोड बन रहे हैं आपको भारत सरकार के पास। जहां 5-7 एम्स होते थे वहां कई सैकड़ों में एम्स हो गए।
जहां यूनिवर्सिटीज खुले थे वहां कितने मेडिकल कॉलेज खुल गए। जहां हवाई ट्रैक जिसको कहते हैं एयरपोर्ट नहीं थे, कितने सैकड़ों एयरपोर्ट संख्या बढ़ रही है। डिफेंस कॉरिडोर में देख लीजिए आप, कितने काम हो रहे हैं। जो डिफेंस सेक्टर हमारा बहुत कमजोर था, आज दुनिया का लार्जेस्ट डिफेंस सेक्टर में माना जा रहा। थल सेना को देख लीजिए, वायु सेना को देख लीजिए, जल सेना में देख लीजिए, कितने नए युद्धपोत आ रहे हैं, कितने टेक्नोलॉजी। भारत अब चंद्रमा के दक्षिण छोर में उतरने वाला विश्व का पहला देश बन गया। विश्व में सबसे बड़ा टनल बना दिया, विश्व में सबसे बड़ा पुल बना के रख दिया भारत सरकार ने। तो ये कहां होती थी। तो अगर हमारा देश का मुखिया ईमानदार हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। इसीलिए नरेंद्र मोदी को आज सबसे ज्यादा, अभी जितने भी प्रधानमंत्री हुए, हाईएस्ट सम्मान प्राप्त करने वाले, जिस देश में वो जा रहे हैं आखिर उनको वहां की सर्वोच्च नागरिकता का सर्वोच्च सम्मान मिल रहा। ये क्यों? यही है ईमानदारी। बिल्कुल। लेकिन अगर झारखंड की हम बात करें, हम असीम संभावनाओं की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, लेकिन अगर झारखंड की बात की जाए, जैसे खनिज संपदाओं की हम बात कर रहे थे, जल जंगल जमीन की बात कर रहे थे, लेकिन अगर खेल के बारे में अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स के बारे में बात करें, तो यहाँ से असीम संभावनाएं है हर क्षेत्र में, चाहे आर्चरी हो, फुटबॉल हो, तमाम चीजें हैं। लेकिन भारत में सिर्फ क्रिकेट को जो है तवज्जो दी जाती है। अगर हॉकी की बात की जाए तो हॉकी को स्पॉन्सर करने वाला कोई नहीं मिलता, उड़ीसा सरकार स्पॉन्सर कर रही है। लेकिन अगर झारखंड के अगर खिलाड़ियों की बात कर ले, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो गोल्ड मेडल जीतने के बाद आज मजदूरी करने को मजबूर है, सब्जियां बेचने को मजबूर है। वहीं अगर क्रिकेट की बात की जाए, क्रिकेट के खिलाड़ियों को सराखों पर बैठाया जाता है। ऐसा नहीं कि झारखंड में स्पोर्ट्स पर ध्यान दिया जाए तो यहां से कई गोल्ड मेडल आ सकते हैं देश के लिए। सिर्फ झारखंड में इतनी प्रतिभा है। देखिए, बिहार और झारखंड बिहार का ही पार्ट है, और हिंदुस्तान में जितने आईएएस आईपीएस ब्यूरोक्रेट्स हैं, सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन बिहार का है। आप समझ लिए बिहारियों में क्या स्किल होता है। तो ये बिहार का ही पार्ट है झारखंड। इसके पास स्किल भी बहुत है, मेहनती भी, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा मेहनती है। हाँ, दोनों चीजें हैं यहाँ। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लोग मतलब डिटरमाइंड है, डेडिकेटेड है, कंस्टेंटली परसेंटली अपना वो काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि जिस डिवोशन के साथ वो राज्य को देना चाहते हैं, देश को देना चाहते हैं, तो जो सरकारें हैं उसको भी उतनी डेडिकेशन के साथ इनके लिए सोचना पड़ेगा। अगर सरकारें अपने फायदे के लिए, मान लीजिए एक विधायक है, वो विधायकी चली जाती है, फिर भी उसको पेंशन मिल रहा, उसने 5 साल काम किया। पर जो खिलाड़ी आपके लिए और आपके देश के लिए खेला और विश्व में नाम किया, उसको पेंशन नहीं है। अब आप पेंशन दे रहे हैं, नॉमिनल पेंशन दे रहे हैं। उसके लिए मेडिकल सुविधाएं आप नहीं दे रहे थे, अब आप, जब आपको जागरूक किया जा रहा है तब आप दे रहे हैं। तो जिस राज्य में वहां की प्रतिभाओं का सम्मान नहीं होगा, उस राज्य की परिकल्पना विकास की गाथा के साथ आप कैसे कर सकते हैं। जो मूलभूत सुविधाएं, जो लाभ मिलना चाहिए खिलाड़ियों को, अगर आप देंगे तो क्यों नहीं वो भी कमर्शियलाइज हो सकता है। आप क्रिकेट को कमर्शियलाइज किए हुए, इसलिए उसकी आमदनी बढ़ रही है। आप अगर उसी खेल को, जो यहाँ हॉकी है, फुटबॉल है, आर्चरी जो आपने कहा, अगर आप उसको उसी सेंस में जब डेवलप करेंगे तो क्यों नहीं डेवलप होगा। आप डेवलप करना नहीं चाहते, आप बस इसको चलने के, बस चल रहा है इसको चलने दो। लेकिन आप अगर उस पर दिमाग लगाएंगे तो वर्ल्ड की, जैसे अभी फीफा देख लीजिए, फीफा गेम आया, तो जिस तरीके से क्रिकेट में बॉल लगता है, आउट है कि नहीं है, स्ट्रेच को देखने के लिए थर्ड एम्पायर की जरूरत होती है। आज फीफा में भी थर्ड एम्पायर की जरूरत होगी। तो जैसे जैसे दुनिया में बदलाव आ रहा है, अगर आप खुद को बदलना चाहेंगे तो बदलाव होगा। लेकिन जब आप खुद को ही नहीं बदलेंगे तो दुनिया आपको बदलती हुई नजर नहीं आएगी। यही है बदलाव का नियम। सरकार को कहिए कि सरकार अपनी पॉलिसीज में, अपने नियमावली में बदलाव लाए और अपने नियत में बदलाव लाए। सरकार ईमानदार हो जाएगी तो कुछ भी असंभव नहीं है। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।